तो आज की जो हमारी ये क्लास है, ये क्लास यूजीसी नेट और एमपी सेट पर आधारित है। मैं बातचीत आप लोगों से कर रहा हूँ यूनिट नंबर 7 पर। यूनिट नंबर 7 के अंतर्गत सोशल पॉलिसी के बारे में बातचीत की गई है कि सामाजिक नीति क्या होता है, उसकी भारत में सामाजिक नीतियों का उद्विकास कैसे हुआ, उसके प्रारूप कौन कौन से हैं, और इसी के अंतर्गत आपसे पूछा जाता है आयोग के बारे में भी थोड़ा सा कि अल्पसंख्यक आयोग क्या है, पिछड़ा वर्ग आयोग क्या है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति आयोग क्या है, अनुसूचित आयोग क्या है। इससे पेपर में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। केवल आप लोगों को 1 घंटे बड़े ध्यान से पढ़ना है, नोट्स बनाते चलना है, ताकि आप लोग अगर एग्ज़ाम में प्रश्न यहाँ से आए तो आप आसानी से क्वेश्चंस कर सकें। ठीक है, तो ये मैं पार्ट 2 में, अगर आज कोई पॉइंट बच जाएगा तो पार्ट नंबर जो 2 होगा उसमें मैं आपको कवर कर दूंगा। ठीक है, यानी आज की दिन पर ही ये जो है आपकी सामाजिक नीति यूनिट नंबर 7 जो है समाप्त होगी। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ प्रश्न भी लिए हैं, फिर प्रश्न पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अभी हम लोग बात करने वाले हैं सामाजिक नीति और ऐतिहासिक उसके विकास पर, नीति निरूपण की प्रक्रिया पर, और सामाजिक विकास क्या है, और उसके बाद हम लोग जिक्र करेंगे धारणीय विकास क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG क्या है, इन पर भी बातचीत करेंगे। ठीक है, देखिए अभी भी बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, मैं एक बार ज्वाइन कर लेता हूं इनको। चलिए ध्यान दीजिएगा, MSW के स्टूडेंट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है ना। तो सामाजिक नीति की अवधारणा है ये एक प्रकार से ये, अगर आपसे कहा जाए कि सोशल पॉलिसी होती क्या है, इसके संबंध में क्या बातें हो सकती हैं, तो ज़रा अपने विचारों को एक बार प्रकट करें। क्या हो सकता है सोशल पॉलिसी, बताएं एक बार ज़रा मुझे। सर, सामाजिक नीति जो सरकार की योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, उनको सिस्टमेटिक व्यवस्थित ढंग से लागू करना होता है, ओके स्ट्रक्चर बना के। ओके, चलिए यहाँ आपने कुछ चीज़ों को बताया, गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बताता हूँ जो सोशल पॉलिसी होती है, जो सामाजिक नीति होती है, इसके अंतर्गत अगर आप लोगों से प्रश्न वगैरह पूछा जाता है तो बेसिकली सामाजिक शब्द जो है वो समाज को रिप्रेजेंट करेगा, और नीति जो शब्द है वह प्रयोग करेगा किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। 2 शब्द हैं, है ना। PDF से पढ़ाऊँ कि आपको समझा के कराऊँ, बताइए एक बार आप, जैसे कहेंगे वैसे कराऊँगा मैं आपको। चलो PDF से ही देख लो, है ना। देखिए अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पर, एक बार ध्यान से सुनिएगा, एक सामाजिक शब्द है, और सामाजिक शब्द का मतलब आप लोग जानते हैं भली भांति तरीके से, जो समाज को रिप्रेजेंट करता है। और एक नीति शब्द है, नीति का जो तात्पर्य है, जो अभिप्राय है। देखिए प्रश्न पूछता है कि सामाजिक नीति में नीति का उद्देश्य, तो ऑप्शन में आपको ज़रूर मिल सकता है ना, प्राप्त करने के लिए। ठीक है, किसी उद्देश्य को मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ, किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए सोच समझ कर, है ना, सोच समझकर लिया गया कदम, लिया गया कदम। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सामाजिक नीति। तो सामाजिक नीति के अंतर्गत यहाँ पर एक बात कही गई है कि सामाजिक नीति सामाजिक संरचना की कमियों को दूर करती है, असंतुलन को रोकती है, तथा असंतुलन वाले क्षेत्र से इसे दूर करने का प्रयास की जाती है। ठीक है, तो सामाजिक नीति से जो समाज में, अगर मैं बात करूँ, असामाजिक चीज़ें हो रही हैं उसको रोकने की बात की जाती है। और ध्यान रखें, खासकर इसमें काफ़ी इम्पॉर्टेंट शब्द है ये, असंतुलित वाले जो क्षेत्र होते हैं, इन क्षेत्र से उन्हें जो है इसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। ये आपके शब्द जो है पेपर में मिलते हैं ऑप्शन में। एक विद्वान हैं गोपाल कृष्ण गोखले, इनका विचार है कि सामाजिक नीति एक साधन है। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, का कहना है कि सामाजिक नीति एक साधन है जिसके माध्यम से आकांक्षाओं और प्रेरकों को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि सभी के कल्याण में वृद्धि हो सके। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि चहुमुखी विकास पर बात करता है, ये चहुमुखी विकास पर बल देता है सामाजिक नीति, है ना।
जरूरी ये नहीं है कि केवल हम अनुसूचित जाति पर ही काम करेंगे, अनुसूचित जनजाति पर नहीं, सभी कास्ट पर, सभी चीज़ों पर हम लोग बातचीत करेंगे। ये कहलाती है सामाजिक नीति। फिर कहता है आपसे कि सामाजिक नीति के द्वारा मानव और भौतिक दोनों प्रकार के संसाधनों में वृद्धि होती है। देखिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने आ चुका है कि मानव और भौतिक दोनों प्रकार के संसाधनों का में जो है वृद्धि करती है। पेपर में आपको एक असंतुलन का क्षेत्र भी मिल सकता है। दूसरी बात अगर मैं करूँ आपसे तो भौतिक और संसाधनों की वृद्धि भी मिल सकती है, और इससे पूर्व जो सेवा योजना है उसकी स्थिति उत्पन्न होती है और निर्धनता को दूर किया जाता है। कहने का तात्पर्य गरीबी को दूर करना। जो समाज के कल्याण के विकास, सामाजिक परिवर्तन या समाज के सदस्यों का विकास और सेवाओं इत्यादि से जो संबंधित हो वही सामाजिक नीति बन जाएगी, है ना, वही सामाजिक नीति बन जाएगी। अब सामाजिक नीति में कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपनी परिभाषाओं को जो है प्रस्तुत किया है। जैसे अगर मैं बात करूं आपसे तो एक गिल महोदय हैं, एक पीडी कुलकर्णी हैं, एक जो है एल्कॉक हैं, एक विलियमसन है। 4 विद्वानों को मैंने नाम लिया है, चारों की चारों फेमस है सोशल पॉलिसी में। पहले मैं बात करता हूं गिल के बारे में। इनका कहना है कि सामाजिक नीति के सिद्धांतों और क्रियाएं इस प्रकार से रचित की जाती है जो एक समाज में जीवन की संपूर्ण वास्तविकता को प्रभावित करती है ना। फ़ोन आप लोग जो है रोटेट कर लीजिएगा थोड़ा सा, है ना, रोटेट करके स्क्रीन जूम कर लीजिएगा, आपको दिखाई देगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें जब सिद्धांत और क्रिया आ जाए सामाजिक नीति में तो सीधा सीधा जवाब आप लोग दीजिएगा गिल के बारे में, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं आपसे करूं यहाँ पे, सामाजिक नीति जो है सामाजिक उद्देश्यों को समाप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधनों पर नियंत्रण एवं प्रभावपूर्ण इस्तेमाल के लिए की जाती है। यह प्रक्रिया, ध्यान रखेंगे आप लोग, यहाँ शब्द आएगा विशेष उद्देश्य को, ध्यान रखिएगा, सामाजिक उद्देश्यों को समाप्त करने के लिए जो उपलब्ध संसाधन है उस पर नियंत्रण होना चाहिए। कहने का मतलब ये, जो आपने उद्देश्य लिए हैं सोशल पॉलिसी में, समुदाय को लेकर हो सकता है, कार्यक्रम को लेकर हो सकता है ना, या समाज को लेकर हो सकता है, विभिन्न वर्गों पर, तो वो उद्देश्य तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उद्देश्य में जो आपके संसाधन लग रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात कहने वाला कोई विद्वान अगर था तो पीडी कुलकर्णी था। दोनों बातें क्लियर समझ में आ रही कि नहीं आ रही, बताइए एक बार। डेविड गिल के बारे में मैंने भी आपको बताया है, डेविड गिल के बारे में बात किया है, और उसके बाद पीडी कुलकर्णी के बारे में बात किया है। स्पष्टीकरण करिए एक बार, क्या समझ में आया आपको, क्या बात है भाई जी। हाँ, नहीं समझ में आ रहा तो पूछोगे तब तो बताऊंगा। क्या कह रहे हो, एक तो अनम्यूट भी हो, बोलते भी नहीं हो आप लोग, है ना। चलिए बोला करो थोड़ा बहुत, है ना। एल्कॉप के बारे में बात करते हैं। सामाजिक नीति जो है समाज विज्ञान में अध्ययन के क्षेत्र में काम करता है। इन्होंने कहा कि अनुशासन के रूप में अथवा वास्तविक जगत के रूप में सामाजिक क्रिया के रूप में जो परिभाषित होता है वही सामाजिक क्रिया होती है। तो देखिए गिल महोदय में सिद्धांत और क्रिया आ जाएंगे, डेविड गिल में संसाधन आपके पीडी कुलकर्णी में आ जाएंगे, ठीक है। वास्तविक जगत को सामाजिक क्रिया के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो एल्कॉप नाम आ जाएंगे, है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। उसके बाद विलियमसन के बारे में बात करें तो सामाजिक नीति जो है समिष्टवाद, समिष्ट का मतलब आप जानते हैं, मैंने समग्र को रिलेट कराया है कि राजनीति के रूप में सामाजिक समस्याओं को निपटने में राज्य में हस्तक्षेप करने के अभ्यास के रूप में मानी जाती है। तो यहाँ पर आप हस्तक्षेप मतलब इंटरवेंशन को रिलेट कर लीजिए, इंटरवेंशन को रिलेट करके आप नोट कर सकते हैं विलियमसन के बारे में। 4 विद्वानों के नाम, चारों का मैंने ट्रिक बना रखा है, वास्तविक जगत, उपलब्ध संसाधन, सिद्धांत और क्रिया, हस्तक्षेप। चारों से आपको ये रिप्रेजेंट हो जाता है कि ये सामाजिक नीति की परिभाषा है। ये चीज़ें आप जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और पॉइंट को लेता हूं। सामाजिक नीति के लक्ष्य और कार्य पर बात हो रही है। सामाजिक नीति के लक्ष्य और कार्य पर बात हो रही है। देखिए अगर मैं आपसे बात करूं सामाजिक नीति के लक्ष्य जो हैं और कार्य, सिंपल सी बात है। पहली बात कहता है कि वर्तमान कानूनों को अधिक प्रभावी बनाकर उसे सामाजिक नियोक्ता को दूर करना है। सरल शब्दों में लिखे गए हैं, ऐसा कोई टफ शब्द आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर। तो ये आपके जब ऑप्शन में आएगा तो आप इजीली इसको पहचान लेंगे कि हाँ भाई ये बात सत्य है, सामाजिक नियोक्ता को दूर करना। जन सहयोग और संस्थागत सेवाओं के माध्यम से आर्थिक नियोक्ता को कम करना। देखिए कितना सरल शब्दों में बताया जा रहा है।
फिर बाधितों को पुनर्स्थापित करना, पुनर्स्थापित को आप यहाँ पर रिलेट करा सकते हैं पुनर्वासन चीज को भी, ठीक है, पुनर्वासित करने की भी बात ये चीज करता है बाधितों के लिए। पीड़ित मानवताओं के दुखों एवं कष्टों को दूर करना, कष्ट ऐसे लिखा जाता है, याद रखेंगे आप सभी लोग, कष्टों को कम करना। सुधारात्मक और सुरक्षात्मक प्रयासों में वृद्धि करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे इसके संबंध में, ठीक है। नोट भी कर रहे हैं आप लोग कि केवल बस ऐसे ही आप लोग पढ़ाई ध्यान से देख रहे हैं, बताइए। सर नोट कर रहे हैं। नोट कर रहे हैं सर। रहेगा। तो सुधारात्मक और सुरक्षात्मक प्रयासों में वृद्धि करना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा एक प्रकार से। तो इंक्रीज करता है ना। अब किस परिप्रेक्ष्य में इंक्रीज हो रहा है, तो एक जो है कोरेक्टिव के रूप में जाना जाता है और एक प्रिवेंशन के रूप में जाना जाता है। सुधारात्मक की बात करते हैं तो अगर हम लोग यहाँ पे जाहिर सी बात है करेक्टिव की बात होगी, जाहिर सी बात आप करेक्ट कर रहे होते हैं। सुरक्षात्मकता की बात होती है तो प्रिवेंशन की बात आप लोग करते हैं, प्रयास का मतलब इफेक्ट हो जाएगा। शिक्षा दीक्षा की जो है समुचित व्यवस्था करने की बात करते हैं, जीवन स्तर में असमानताओं को कम करने की बात करते हैं, व्यक्तित्व के विकास के अवसर उपलब्ध कराते हैं। बड़े ही इजी शब्दों में है। स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर को ऊंचा उठाना हो गया, सभी क्षेत्रों में संगठित रोजगार का विस्तार करना हो गया, परिवार कल्याण सेवाओं में वृद्धि करना हो गया, निर्बल जो वर्ग के लोग हैं उनको व्यक्तियों में जो विशेष संरक्षण प्रदान करना और उचित कार्यों की शर्तों और परिस्थितियों का आश्वासन दिलाना, है ना, आश्वासन दिलाना, और कार्य से होने वाले जो लाभ हैं उसको साम्यपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना। साम्यपूर्ण वितरण क्या हो सकता है? साम्यपूर्ण वितरण बताएं एक बार, आप लोग अपने मन से भी थोड़ा बहुत बोला करें। पूर्वक जो भी चीज देते हैं वो सम। ओके, चलिए यहाँ अगर हम बात करते हैं एक प्रकार से जो रिप्रेजेंट होता है साम्यपूर्ण वितरण के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ, ये एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता है ना। और साम्यपूर्ण मतलब एक प्रकार से जो है रिलेट कराने वाला, टाइमिंग को आप भी रिलेट करा सकते हैं कि यह एक प्रकार से जो शब्द आ रहा है वो कहीं ना कहीं इक्वलिटी की बात कर रहा होता है। किसकी बात कर रहा होता है? इक्वलिटी की बात कर रहा होता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। समानता की बात, आप सिंपल शब्दों में समानता कह सकते हैं इसको, बिल्कुल बोल सकते हैं। यस सर। अब देखिए सामाजिक नीति के कुछ क्षेत्र हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हालांकि सामाजिक नीति के अंतर्गत जहाँ पर बात किया गया प्रमुख रूप से 3 क्षेत्रों के बारे में, है ना। अब 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं? बेसिकली प्रमुख रूप से जो रखे गए हैं वो एक सामाजिक कार्यक्रम और उसके संबंधित कार्य रखे गए हैं, समुदाय के विभिन्न वर्गों से संबंधित सामाजिक नीति रखी गई है, सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण समाज कार्य के विभिन्न वर्ग के बारे में रखा गया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा इसके बारे में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए पहला पॉइंट मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाना चाहूँगा सामाजिक कार्यक्रम और उससे संबंधित कार्य को लेकर। कोई लोग बताना चाहते हैं? अगर बताना चाहते हैं तो आप लोग बताइए, तब तक मैं हेडिंग को यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। क्या हो सकता है सामाजिक कार्यक्रम तथा उससे संबंधित कार्य? बता सकते हैं? देखिए आपको मैं बताऊं, बेसिकली जब मैं बात करता हूं सामाजिक नीति के विषय में या उसके क्षेत्र में, तो सिंपल सी बात है, आप लोग ध्यान रखेंगे कि भाई सामाजिक सुरक्षा को लेकर, सामाजिक देखभाल को लेकर, सामाजिक कल्याण को लेकर ये क्षेत्र हैं। सामाजिक कल्याण का क्षेत्र हो गया, सामाजिक देखभाल का क्षेत्र हो गया। एक बार म्यूट हो जाइए प्लीज़। सामाजिक नियंत्रण का एक क्षेत्र हो गया, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, आवास हो गया, पेंशन हो गया, बेरोजगारी भत्ता हो गई, न्याय हो गया, पुनर्वास हो गया, श्रम विनिमय हो गया। ये सभी जो है एक प्रकार से सामाजिक नीति के क्षेत्र के अंतर्गत आ जाते हैं। परंतु जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ सामाजिक कार्यक्रमों के बारे में, जहाँ कार्यक्रम और उससे संबंधित कार्यों को लेकर, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर सकता हूँ कि समाज सेवा को, समाज सेवा को। अब ये जो समाज सेवा मैंने शब्द का यूज किया है, इसमें हम क्या क्या बना सकते हैं कार्यक्रमों को लेकर, जिसमें मैं आपसे कह सकता हूँ स्वास्थ्य को मेंशन कर सकते हो आप,
आप परिवार नियोजन की बात कर सकते हो, आप शिक्षा की बात कर सकते हो, आप पोषण की बात कर सकते हैं, आप आवास की बात कर सकते हैं, इत्यादि ऐसे कई जो है लगातार वृद्धि और सुधार करने की जब बात हम करते हैं उसमें, तो वो सामाजिक सेवा के अंतर्गत हम देखते हैं सामाजिक कार्यक्रम और उससे संबंधित कार्य। तो एक प्रकार से सामाजिक सेवा जो है कार्य ही है, और ये कार्य इसके अंतर्गत शामिल क्या क्या किया गया है मैंने अभी आपको पहले भी बता रखा है, उन्हीं चीज़ों को आप लोग यहाँ पे शामिल कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न अगर कहेगा आपसे सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर, तो आपके माइंड में वो चीज़ें आनी चाहिए कि ये कार्यक्रम इससे बनाए जाएंगे। और कार्यक्रम स्वास्थ्य पर भी बन सकता है, परिवार नियोजन पर भी कार्यक्रम बन सकता है, शिक्षा पर भी बन सकता है, पोषण भी बन सकता है, आवास, बेरोजगारी इत्यादि पर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग ये। दूसरे पॉइंट में अगर मैं आपसे बात करूं तो निर्बल वर्ग, निर्बल वर्ग का मतलब जानते हैं आप लोग क्या होता है? निर्बल वर्ग, जो ऐसा वर्ग, ऐसी क्लास की बात की जा रही है जो पिछड़ा हो, जो सुविधाओं का सही तरीके से लाभ उठा ना पा रहा हो, है ना। तो ये बेसिकली अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण और उसके सामाजिक आर्थिक विकास पर बल देता है। किस पे बल देता है? ये सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक आर्थिक विकास को अगर हम बात करें, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक भी आप चाहो तो रिलेट कर सकते हो यहाँ पर, है ना। विकास को अगर यहाँ पर बात किया जाए तो नियमित रूप से क्या करता है? मोटिवेट करता है ना। ये बात आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। दूसरी पॉइंट हमारे सामने था, अगर हम बात करेंगे तो एक पॉइंट था समुदाय के लिए। क्या था? समुदाय के विभिन्न वर्गों को लेकर, समुदाय के विभिन्न वर्गों को लेकर सामाजिक नीति पे। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे ना तो औद्योगिकीकरण को रिलेट कराएंगे। किसको रिलेट कराएंगे? औद्योगिकीकरण को रिलेट कराएंगे, साथ ही साथ आधुनिकीकरण को। अब आधुनिकीकरण में क्या चीज़ आप मेंशन करेंगे? तीव्र गति से होता है, और ये तीव्र गति जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है वो विकास की बात किया है। ठीक है, विकास की बात किया है। ये बात जैसे मैं अगर आपसे बात करूं, उद्योगपति हो गए, बड़े बड़े व्यवसायिक हो गए, मैनेजमेंट की प्रक्रियाएं हो गई, ये सब समुदाय के विभिन्न वर्गों में आ जाते हैं आप लोगों के लिए। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा वर्ग वह भी होता है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो वो बेसिकली जो जीवन की मुख्य धारा को पृथक करता है, या जीवन की मुख्य धारा से पृथक होता है, जिसे हम जो वर्तमान योजनाओं से लाभ नहीं मिल पाता है। तो भूमिहीन खेतिहर मजदूर हो गया, जनजाति के सदस्य हो गए, मलिन बस्ती हो गया, निवास हो गया, ऐसे कई असंगठित उद्योग हैं जो इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कम्युनिटी के आधार पे जब भी आता है सामाजिक नीति के क्षेत्र में, तो आप वर्गों को ज़रूर रिलेट कराएं। आप लोग वर्ग में आपका एक बन जाता है स्वाभाविक, जिसको हम लोग कहते हैं अभ्युदय। ठीक है, ये पहला पार्ट बनता है। जो दूसरा पार्ट बनता है वो समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के परिप्रेक्ष्य में बनता है, जो कि उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था समुदाय के, वो यानी कुछ वर्ग को। ठीक है, कुछ वर्ग को नहीं मिल पा रहा था। और जो पहला था उसमें बेसिकली क्या बात की गई कि अवसर दिया जाए ताकि वो लाभ उठा पाए। तो दूसरे वाले में दूसरे वर्ग की बात होगी तो वो लाभ नहीं पा रहा था, एक प्रकार से उसे अवसर नहीं मिल पा रहा था, इसलिए से उससे जो है उस लाभ से वंचित था। और पहले वाले में आप कहिएगा कि लाभ से वंचित नहीं है। तो समुदाय में दो पार्ट बनते हैं, बस इस बात को आप ध्यान रखेंगे। थर्ड पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे तीसरा एक पॉइंट आता है हमारे सामने सामाजिक दृष्टि से, और ये बात आपको भली भांति तरीके से पता भी होगा, आप जानते भी हैं। तो समाज के विभिन्न जो वर्ग होते हैं वो रिलेट कराएंगे सामाजिक नीति में, है ना। तो जिसका समाज कल्याण के अंतर्गत बातचीत होती है। कम आयु के बच्चे हो गए, विद्यालय का लाभ ना उठा पाने वाले बच्चे हो गए, अध्ययन के दौरान कुछ अपरिहार्य कारणों से विद्यालय को उन्होंने छोड़ दिया है, भाई आर्थिक स्थिति हो सकती है उनको दिक्कत कर रही हो, है ना। बच्चे और नौजवान घरेलू कार्यों में जो है संलिप्त कम उम्र के बच्चों और दिव्यांग वर्ग और वृद्ध वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको रिप्रेजेंट करता है ये सामाजिक दृष्टि से। तो सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन कौन से वर्ग बन सकते हैं? तो यहाँ पर बच्चों वाला, जैसे एक बच्चों का वर्ग बन जाएगा, महिलाओं का वर्ग बन जाएगा, वृद्धों का वर्ग बन जाएगा, दिव्यांगों का वर्ग बन जाएगा, ठीक है, कम उम्र के बच्चों का वर्ग बन जाएगा, नौजवानों का वर्ग बन जाएगा, घरेलू कार्यों में जो संलिप्त हैं छोटे बच्चे उनका एक वर्ग बन जाएगा। इस तरीके से क्लासिफाइड होता है। तो ये सामाजिक दृष्टि से होता है। वहाँ हम लोग बात थोड़ी ना कर रहे थे सामाजिक दृष्टि से, तो वहाँ तो हम लोग बात जो सेकंड पॉइंट में था वो समुदाय के आधार पे हम लोग कर रहे थे। यहाँ समाज की दृष्टि से करेंगे हम लोग,
बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये बता दीजिए एक बार, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर करिए, एक बार बताइए। सर एक बार और बता दीजिए। सर हो गए। भाई देखिए, सामाजिक नीति के जो क्षेत्र हैं वो 3 हैं। एक सामाजिक कार्यक्रम है, और सामाजिक कार्यक्रम में क्या आता है? सुधार, स्वास्थ्य कार्यक्रम, आप समझ लो ना जी। शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, है ना, पोषण, आवास इत्यादि के माध्यम से हम क्या करते हैं, कोई कार्यक्रम बनाते हैं ताकि वो लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें। तो वो बेसिकली सामाजिक कार्यक्रम को रिलेट कर रहा था। दूसरा था समुदाय। समुदाय में 2 पार्ट होते थे। समुदाय में एक पार्ट ये था कि अगर आपको उस समुदाय को आगे बढ़ाना है तो उसको खुद अवसर दो आप कि वो करे, न है ना, उसको अवसर दो समुदाय वालों को, ताकि वो करें अपने काम को खुद। जब जो चीज़ें खुद से की जाती है तो वो जल्दी इम्प्रूव करवाती है, जल्दी इम्प्रूव होता है उससे, स्वतः करें। इसीलिए प्रैक्टिस करवाया जाता है आप लोगों को, ताकि आप आसानी से किसी क्वेश्चन को आप कर सको, यही कारण है। दूसरा वर्ग इसके अंतर्गत वो आता है जो बेसिकली रिलेट कराता है उस समुदाय के अंतर्गत, जैसे कोई असंगठित क्षेत्र हो गया, है ना, कोई बस्ती हो गई, तो उस बस्ती में जो लोग निवास कर रहे हैं उसको कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। तो रीज़न ये था लाभ ना होने का कारण, क्योंकि वो समाज की मुख्य धारा से पृथक है, वो अलग है। आप लोगों ने देखा होगा, धूम्रपान करने लगते हैं, नशे से जो है ड्रिंक वगैरह करने लगते हैं, तो ये समाज से कट जाते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। ये समुदाय के लोगों का ये दूसरा पार्ट हो जाता है। एक बार म्यूट रहिए प्लीज़, है ना। थर्ड पॉइंट आपसे, अगर आपसे कहता है कि वो बेसिकली क्या है, जैसे वर्ग के आधार पर, लेकिन यहाँ वर्ग जो बन रहा है वो वर्ग बन रहा है सामाजिक कल्याण के रूप में। तो सामाजिक कल्याण का रूप में जब लेता है तो वहाँ पर हम वृद्धों के लिए एक वर्ग बनाते हैं, बच्चों के लिए वर्ग बनाते हैं, दिव्यांग लोगों के लिए वर्ग बनाते हैं, है ना। तो ये पार्ट बनता है। क्लियर हुआ? एक बार कंफर्म कर दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यस सर। चल, यहाँ आपका वर्ग ये क्लियर हो गया। दूसरी बात हम लोग करेंगे यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारे सामने आएगा सामाजिक नीति के प्रारूप को लेकर, मॉडल्स के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। काफ़ी फेमस रहा है ये, पेपर में हमसे पूछा भी जाता है ना, कि सामाजिक नीति के प्रारूप पर आप लोग एक बार जो है चर्चा करें। क्लियर? बताइए। यस सर। यस सर। अच्छा, मैं आप लोगों से एक विद्वान का नाम देना चाहता हूँ। यहाँ पे सामाजिक नीति के क्षेत्र से ही सवाल है, वो पेपर में कभी कभी पूछा भी जा सकता है हम लोगों से। तो सामाजिक नीति के क्षेत्र में एक नाम आता है डिवरेक्स का नाम, डिवरेक्स एंड कुक का नाम, है ना। काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन है ये, विद्वान है। इसने 5 यस लिखा हुआ है, एस फॉर शिमला, ठीक है। एस के अंतर्गत इन्होंने कुछ क्षेत्र बताए हैं, इन्होंने कुछ क्षेत्र बताए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो क्षेत्र कौन कौन से हैं। 5S की मैंने एक शब्द जो है यहाँ पे रिलेट करवाया है, ठीक है। तो 5S में अगर हम लोग बात करें तो एक सोशल सेक्टर होगा, सोशल सेक्टर। सोशल सेक्टर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग सोशल सेक्टर को सामाजिक क्षेत्र बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा एस आपके सामने आता है। दूसरा जो एस आता है वो आता है सोशल इंश्योरेंस आता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक बीमा कह सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। बोलते रहिए आप लोग। सामाजिक बीमा। तीसरा एस की बात करेंगे तो सोशल प्रोटेक्शन। तो सोशल प्रोटेक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सामाजिक संरक्षण, करेक्ट, हाँ, संरक्षण। और उसके बाद आपके सामने आता है सोशल सर्विस। सोशल सर्विस, सोशल सर्विस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सामाजिक सेवाएं, ठीक है। और उसके बाद आता है आपका एक लास्ट सोशल राइट। सोशल राइट, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सामाजिक अधिकार, करेक्ट, सामाजिक अधिकार। तो ये 5 यस हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, डेवरेक्स एंड कुक के अंतर्गत आते हैं। इनमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को जिक्र भी कर देता हूँ, ये हैं क्या, इसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई है। सोशल सेक्टर में, सामाजिक क्षेत्र में बेसिकली जो मेंशन किया गया वो स्वास्थ्य, शिक्षा, जल और स्वच्छ आवास को शामिल किया गया है सेक्टर के आधार पे। सोशल इंश्योरेंस में शामिल किया गया है, आप लोगों को ध्यान ये रखना है, पेंशन, बेरोजगारी भत्ता और बाधित भत्ता को शामिल किया गया है इंश्योरेंस में, ठीक है।
सोशल प्रोटेक्शन की बात अगर हम लोग करते हैं, संरक्षण की बात करते हैं, तो खाद्य सहायता की बात की गई है, पूरक आहार की बात की गई है, आय का हस्तांतरण की बात की गई है जो है प्रोटेक्शन में। उसके बाद सोशल सर्विस आता है। इसमें समाज की जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो असुरक्षित वर्ग के लोग हैं, उनकी देखभाल और सहायता करने के संबंध में इसको कहा गया है। एक सोशल राइट है, यहाँ अधिकार की बात हुई है, यानी श्रमिक, महिला एवं बाल अधिकारों के बारे में जिक्र किया गया है। तो ये 5 सेक्टर, पाँचों के पाँचों इंपॉर्टेंट है, चाहो तो आप इसको नोट भी कर सकते हो और ध्यान भी रख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं और भी कुछ बिंदुओं पर बातचीत करने वाले हैं। क्या टॉपिक चल रही थी हमारी? हाँ, सामाजिक नीति के प्रारूप। तो प्रारूप जो है बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से, कई भागों में जो है इसको डिफाइन किया गया है सामाजिक नीति के प्रारूपों को। मुख्यतः रूप से अगर हम बात करें तो कहीं 3 मॉडल्स मिलते हैं, तो कहीं 4 मॉडल भी हमें देखने को मिलते हैं। यूजीसी नेट में अगर मैं आपसे बात करूं तो जो 3 रूप पूछा जाता है वो कुछ इस तरीके से प्रारूपों को नाम देकर आता है पेपर में। हिंदी वाले बच्चे ध्यान देंगे थोड़ा सा, और फिर उसके बाद मैं इंग्लिश वाले पर भी बातचीत आप लोगों से कर लेता हूँ, है ना, ताकि इम्पॉर्टेंट है इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, 3 जो प्रारूप हैं वो कौन कौन से रहे हैं जो पेपर में आ चुके हैं। एक अवशिष्ट कल्याण होता है। क्या होता है? एक अवशिष्ट कल्याण का प्रारूप होता है या मॉडल होता है। दूसरा जो होता है वो औद्योगिक होता है। दूसरा क्या होता है? औद्योगिक उपलब्धि प्रदर्शन का मॉडल होता है। उपलब्धि ध्यान रखेंगे आप लोग, उपलब्धि प्रदर्शन का मॉडल होता है। और जो तीसरा होता है वो आपका होता है संस्थागत पुनर्वितरण मॉडल होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। ये तीनों जो आए वो टिटमस के द्वारा आए। टिटमस ने सन 1974 में इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था। 1974 में इन्होंने जिक्र किया था। क्लियर हुआ? टिटनेस ने जी सर 1974 सर। जी, अब देखिए, ये वो 3 मॉडल्स ऑफ सोशल पॉलिसीज़ हैं जिसको हम लोग जो है रेजिड्यूल बोलते हैं इसको, है ना, रेजिड्यूल कहते हैं इंग्लिश में। वेलफेयर मॉडल होता है ये। और जो औद्योगिक रिप्रेजेंट करता है इंडस्ट्रियल अचीवमेंट परफॉर्मेंस की बात होता है, तो इंडस्ट्रियल शब्द को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और जो तीसरा संस्थागत होता है वो इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, पुनर्वितरण की बात अगर हम लोग करें तो रीडिस्ट्रीब्यूशंस मॉडल होता है, इस पर आधारित होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ये 3 बेसिकली इस तरीके के प्रारूप जब नाम से आते हैं टिटमस के तब हम लगाते हैं। ठीक है, भूलिएगा मत, ये तीनों पेपर में आए भी हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं आए हुए हैं, ये आए हुए हैं। क्लियर? ओके, क्लियर। अब देखिए, इस मॉडल बेसिकली है क्या? ये जो सामाजिक भूमिका के बारे में बात की गई, कहा गया कि व्यक्ति द्वारा भूमिका का प्रदर्शन उसकी प्रेरणाओं, क्षमताओं के साथ साथ कुछ परिस्थितियों को भी प्रभावित कर देता है। तो वर्तमान में जो पिछली बाहरी प्रभाव से प्रभावित हो सकता है ना, लेकिन प्रारूप की जो मुख्य विशेषता ये है कि वास्तविक जीवन व्यवहार को एक कार्यकर्ता अध्ययन करता है। एक कार्यकर्ता जो है इसका अध्ययन करता है। तो इस चीज़ को आप लोग जो है खासकर ध्यान रखेंगे, है ना। हालांकि अगर जब मैं आप लोगों से बात करता हूँ प्रारूपों के बारे में, तो समाज कार्य के प्रारूप के अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा भी है मनोविश्लेषणात्मक प्रारूप, अहम मनोविज्ञान का प्रारूप, मन सामाजिक चिकित्सा का प्रारूप, प्रकार्यात्मक प्रारूप, व्यवहार अशोधन का प्रारूप, संज्ञानात्मक प्रारूप और सामाजिक भूमिका का प्रारूप। ठीक है, तो इन प्रारूपों में जैसे मनोविश्लेषण में सिगमंड फ्रायड, अहम मनोविज्ञान में अन्ना फ्रायड, है ना, इनकी भूमिका आती थी। मन सामाजिक चिकित्सा की बात करते हैं, टर्नर का नाम आता है। प्रकारात्मक प्रारूप में आपका ऑटोरैंक का नाम आता है कि नहीं। व्यवहार शोधन में बीएफ स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव इत्यादि का नाम आता है। संज्ञानात्मक कॉग्निटिव की बात मैं अगर आपसे करूँ तो जीन पियाजे की भूमिका आ जाती है। जब हम सामाजिक भूमिका की बात करते हैं तो वहाँ आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, कई विद्वानों का कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिल जाता है।
जैसे सामाजिक विज्ञान में अगर हम बात करें समाज कार्य के अंतर्गत, तो एक इरिक्शन का नाम आ जाएगा, ठीक है, गार्टन हैमिल्टन का नाम आ जाता है, अल्बर्ट बैंडूरा का नाम आ जाता है, लेवाई गोत्सकी का नाम आ जाता है, ठीक है। जब हम सामाजिक दृष्टिकोण से बातचीत करते हैं तब ऐसे प्रारूप हमें देखने को मिलते हैं, और मैंने पहले भी आप लोगों को इसके बारे में बता चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए कल्याणकारी प्रारूप क्या होता है। इसका मतलब यह है कि सामाजिक विकास हेतु बनाई गई उन रणनीतियों से है जिसके अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा परिलक्षित होती है। तो कल्याणकारी राज्य के मतलब यानी आशय तात्पर्य ऐसे राज्य से है जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति, समूह, समुदाय और एक व्यापक समाज, प्रजाति, जाति, धर्म सभी के विकास हेतु वचनबद्ध होता है। तो कल्याणकारी राज्य जो है समाज के सभी वर्गों के विकास की बात करता है, ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो सर्वांगीण जैसे शब्दों के बारे में जिक्र करता है ये कौन, कल्याणकारी राज्य या कल्याणकारी प्रारूप का मॉडल, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे खासकर। उसके बाद हमारे सामने दूसरा आता है सामाजिक सुरक्षा का प्रारूप को लेकर। समाज में समाज के द्वारा जो है ऐसी सुरक्षा व कानून प्रदान किए जाते हैं जिससे समाज में रहने वाले लोगों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सामाजिक नीतियाँ इस प्रकार बनाई जाएंगी ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग की सुरक्षा हो सके और समाज में उत्पन्न जो समस्याएं हैं उसका समाधान इस प्रारूप के अंतर्गत तैयार किया जाता है, सामाजिक सुरक्षा प्रारूप के अंतर्गत, है ना। ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखना होगा। इसमें आप बीमा वगैरह भी शामिल कर सकते हो, अधिनियम कानून वगैरह भी डाल सकते हो। और आपने सुना भी होगा सन 1935 में सामाजिक सुरक्षा का अधिनियम आया था कि नहीं आया था, बताइए जरा एक बार। हाँ कर आया था। हाँ, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी, है ना, ठीक। ये था दूसरा प्रारूप। अब लास्ट वाला एक प्रारूप है आपके सामने, उदारीकरण का प्रारूप, है ना। उदारीकरण का प्रारूप बड़ा ही इजी है, सिंपल है। इस प्रारूप में ऐसी नीतियां बनाई जाती हैं कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग जो हैं राज्य के द्वारा चलाए गए कार्यक्रमों में प्रदान किए गए संसाधनों या साधनों में संपूर्ण से अपनी जिम्मेदारी निभा सके, है ना। क्योंकि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है जिसका निर्माण सामान्यता चेतना पर आधारित होता है ना। ये बात आपको ध्यान रखना होगा। और समानता की चेतना ही परस्पर सहभागिता की आधारशिला होती है। उदारीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत सरकार अपनी नीतियों को इस प्रकार लागू करती है कि लोगों के कार्य, व्यवसाय इत्यादि करने में ठिकाना ना आए। अर्थात कहने का मतलब कि एक व्यक्ति आसानी से एक देश से दूसरे देश में अपने व्यवसाय को कर सके। इसको हम लोग बोलते हैं उदारीकरण का पार्ट, है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे खासकर, है ना। वहीं अगर हम बात करते हैं एक प्रजातांत्रिक प्रारूप है और इसको भी आप चाहो तो ध्यान में रख सकते हो। इस प्रारूप के अंतर्गत जो नीतियां हैं इस प्रकार से बनाई जाती है कि उन नीतियों को लाभ राज्य के संपूर्ण लोगों के समूह और समुदायों में मिल सके। अर्थात आप ये कह सकते हो कि लोकतांत्रिक प्रारूप के तहत जो है नीतियां इस प्रकार बनाई जाती हैं जिसके तहत जो है कई ऐसे कानून जो हैं दायरे में आते हैं जहां पर व्यक्तित्व यानी उसकी पर्सनालिटी का एक प्रकार से सर्वांगीण विकास होता है, ठीक है। तो वो बेसिकली प्रजातांत्रिक शब्दों को रिलेट कराता है। इस चीज़ को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे। तो एक बार जरा मुझे स्पष्टीकरण आप लोग कर दीजिए कि क्या आप लोगों को ये जितने मैंने प्रारूप बताए हैं ये प्रारूप आपको समझ में आ गए हैं। तो फिर मैं अगला पॉइंट आप लोगों से लेता हूँ। सर चलो, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ गई हैं तो बहुत बढ़िया है। पेपर में हम लोगों से ऐसे प्रश्न जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है एनटीए, यूजीसी नेट और एमपी सेट सोशल वर्क में या एमपीपीएससी की बात अगर मैं आप लोगों से करूं तो इनमें आप लोगों को हिस्ट्री को लेकर जब बात की जाती है तो कुछ ना कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो सोशल वर्क में हमें देखने को मिल जाते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं सामाजिक नीति की, जो पहली बार जब उसकी कल्पना की गई थी सोशल पॉलिसी को, तो वह वर्ष था 1940 का। याद रखेंगे आप सभी लोग, 1940 के दशक के दौरान में रिचर्ड टिटमस के द्वारा ब्रिटेन में सामाजिक प्रशासन के क्षेत्र में इसके बारे में जिक्र किया गया था। यही कारण है कि टिटमस से जो है प्रारूपों को लेकर जो मैंने अभी आप लोगों से 3 प्रारूपों पर बातचीत किया है, वही कारण है कि इनसे जो है प्रश्न पेपर में आते हैं। कल्याण के सामाजिक विभाजन के परिप्रेक्ष्य में 1955 पर टिटमस ने एक निबंध लिखा और कहा कि सामाजिक प्रशासन को धीरे धीरे अवशोषित करने के लिए सामाजिक नीति के विकास को निर्धारित करती है।
तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट शब्द था, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। वहीं अगर हम बात करते हैं गरीब कानून व्यवस्था के उन्मूलन या उसके बारे में अगर हम चर्चा करें, लिबरल कल्याण का मतलब होता है एक प्रकार से उदारीकरण का ही, जहां सुधारों में सामाजिक नीति के विकास के अन्य महत्वपूर्ण उदाहरण दिए गए। 19वीं शताब्दी में जर्मनी में, ठीक है, बिस्मार्कियन कल्याणकारी राज्य 1933 और 1935 के बीच में न्यू डील को रूब्रिक के तहत संयुक्त राज्य में सामाजिक सुरक्षा नीतियों को शुरू की गई थी। खास करके ये जो 1935 आप देख रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, जहाँ पे सामाजिक सुरक्षा नीतियों को शुरू करने के परिप्रेक्ष्य में ये पेपर में आता है, ये आप लोग लगाइएगा। और फिर यहाँ पे कहता है बेवरेज रिपोर्ट, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिनियम दोनों 1946 ब्रिटेन में स्टार्ट की गई थी। ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। बेवरेज रिपोर्ट के बारे में जब आपसे सवाल करे जाए या पूछा जाए तब आप लोगों को ये जवाब देना है। तो बेवरेज रिपोर्ट कब आया है, किसी को मालूम है? क्या आप बता सकते हैं बेवरेज रिपोर्ट के बारे में? बताइए एक बार ज़रा आप सभी लोग। बेवरेज रिपोर्ट की मैं बात आप लोगों से कर रहा हूँ। बताइए। सर याद नहीं आ रहा। भाई बेवरेज रिपोर्ट बहुत ही फेमस रहा है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1942 नवंबर में एक 1942 हाँ, नवंबर 1942 में जब हम बात करते हैं तो बेवरेज रिपोर्ट जो है आधिकारिक तौर पर सामाजिक बीमा, जैसे यहाँ पे शब्द लिखा हुआ था राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा अधिनियम दोनों, जो है 1946 ब्रिटेन में, है ना। और इसी प्रकार सामाजिक बीमा के दो प्रमुख मॉडल बने जो व्यवहार के सामने आए थे। तो जर्मनी में आप ध्यान रखेंगे बिस्मार्कियन जो है कल्याण, और ब्रिटेन में आप याद रखेंगे बेवरेज कल्याण। जैसे आप लोग को पता है बेवरेज रिपोर्ट ब्रिटेन का है, ये बात आप लोग भली भांति तरीके से जानते हैं, परंतु आज आपके सामने एक और तथ्य मिल रहा है। वो तथ्य मिल रहा है बिस्मार्कियन कल्याण, और वो आपका जर्मनी का है। बेवरेज रिपोर्टन की जब बात होती है हमारे सामने तो आप ध्यान रखेंगे यूनाइटेड किंगडम के कल्याणकारी राज्य की स्थापना सन नवंबर 1942 में इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया था। और अर्थशास्त्री थे विलियम बेवरेज महोदय, वो अपने नाम पर ही इन्होंने रख लिया। और इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण एक शब्द जो सामाजिक इंश्योरेंस एवं अलाइड सर्विसेज के बारे में बात करता है, सोशल इंश्योरेंस। पेपर में पूछा गया सवाल है, आप लोगों ने देखा भी होगा आई थिंक, एंड अलाइड सर्विसेज का ये हकदार है ना। तो उसी समय नवंबर 1942 में प्रकाशित हुई थी सरकारी रिपोर्ट जो यूनाइटेड किंगडम में कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर एक अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो इस चीज़ में अगर बात करेंगे तो विलियम बेवरेज रिपोर्ट का ही नाम आप लिखेंगे, विद्वान का भी नाम हुआ है, उसी के नाम पर जो है रखा गया है ये। तो इस रिपोर्ट में जानते हैं तीन सिद्धांत पर बात हुई है। पता है इस रिपोर्ट में, बेवरेज रिपोर्ट में 3 बातें हुई हैं। 3 बातें आपको मैं बता देता हूँ, वो कौन कौन सी 3 बातें हैं, ताकि आपके अगर पेपर में आए तो आप आसानी से कर लीजिएगा। 3 मार्गदर्शन सिद्धांत हैं, 3 मार्गदर्शन सिद्धांत है। मैं बात किसके अंतर्गत कर रहा हूँ आप लोगों से? बेवरेज रिपोर्ट के अंतर्गत, है ना। बेवरेज रिपोर्ट कब? 1942 के अकॉर्डिंग। पहली बात आप ये ध्यान रखेंगे सभी लोग कि भविष्य में जो भविष्य के प्रस्ताव हैं उन प्रस्ताव को अनुभावी या अनुभागीय हितों के द्वारा जो है सीमित नहीं किया जा सकता है। तो इनमें इन्होंने कहा कि दुनिया के इतिहास में एक क्रांतिकारी क्षण, क्रांतिकारियों का समय है जो पेचिंग का पार्ट नहीं है। तो मैं आपसे कहूँ भविष्य के प्रस्ताव के बारे में अगर कोई जिक्र करता है, भविष्य के प्रस्ताव की बात मैं आप लोगों से कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? भविष्य की प्रस्ताव की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तब आप लोग यहाँ पे जवाब देंगे क्या? बेवरेज रिपोर्ट का, भविष्य का। तो मैं आपको यहाँ पे नोट कर देता हूँ, भविष्य के प्रस्ताव। दूसरी पॉइंट, सामाजिक बीमा आपको मेंशन करता है। सामाजिक बीमा सामाजिक प्रगति के व्यापक नीति का केवल एक हिस्सा होता है। पुनर्निर्माण के पथ पर 5 महापुरुष, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नाम सुना है आप लोगों ने इसके बारे में। और आपको बता दूं, अभाव, रोग, अज्ञान, गंदगी, आलस, ये 5 ऐसे शब्द हैं। आप लोगों ने पेपर में ये सवाल आई थिंक देखा भी होगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है ना।
पुनर्निर्माण के पथ पर ये 5 ऐसे शब्द हमें देखने को मिलते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, सोशल वर्क में पूछे भी जाते हैं हम लोगों से। आया था इस बार पेपर में, यस या नो बताइए। यस सर, हाँ, आया था। ध्यान रखेंगे, अभाव, रोग, अज्ञान, गंदगी और आलस 5 ऐसे शब्द हैं जो रिलेट कराएंगे। ठीक है, यह बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक है, इग्नोरेंस, डिजीज़ है ना, और जो है फेल्थ, एंड जो है एक प्रकार से एक होता है आपका लाइजीनेस। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग, जिसको लाइजीनेस को हम लेज़ी का नाम भी रिप्रेजेंट करते हैं कहीं कहीं। ठीक है, आलस रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अभाव, ये भी बात आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक थर्ड पॉइंट और नोट कर लेते हैं। इन सारे शब्दों को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिएगा, पता चले कि आप भूल जाए, क्योंकि मैं वही चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं, सारे के सारे शब्द, है ना। बेवरेज रिपोर्ट के अंतर्गत अब हम लोग बात करने वाले हैं थर्ड पॉइंट पर। हाँ जी, सामाजिक सुरक्षा की नीति। कौन सी? सामाजिक सुरक्षा की नीति। अब सामाजिक सुरक्षा की नीति ध्यान रखेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सेकंड वाला पार्ट है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे खासकर, है ना। तो सामाजिक सुरक्षा जो है राज्य और व्यक्ति के बीच सहयोग द्वारा प्राप्त की जाती है, और राज्य की जो सेवा है उसके योगदान में सुरक्षा को लेकर प्रोत्साहन देती है, अवसर देती है। तो अवसर हो गया, मोटिवेट हो गया, इस तरीके की प्रक्रिया जो होती हैं, स्वैच्छिक क्रिया जो होती हैं, आप सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत उसे मेंशन करेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट पर जिक्र हम लोग करेंगे। अब 21वीं सदी में सामाजिक नीति जटिल है और प्रत्येक राज्य में जो है स्थानीय और राष्ट्रीय सरकार के साथ साथ जो है सुपरनेशनल रणनीति प्रयास के अधीन है। अच्छा, ये छोड़ दीजिए, इसका कोई खास इंपॉर्टेंट अहम भूमिका नहीं है। अब हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली सामाजिक नीति के अंतर्गत। अच्छा देखिए, जब ऐतिहासिक विकास की बात करें तो मैं आपको बता दूं, ऐतिहासिक विकास में मैंने आपको पहले भी बातचीत कर रखा हूं, वो नाम नोट करवा देता हूं ताकि आपको वो चीज़ें पता हो जाए, है ना। ऐतिहासिक विकास में सामाजिक नीति में अगर बात किया जाए तो भारतीय समाज में स्थापित जो कुरीतियाँ थी उन्हीं कुरीतियों को दूर किया गया था। तो आपको नाम पूछा जाता है भारतीय समाज के पुनर्जागरण काल के रूप में। तो कहता है कि भाई बताइए कौन कौन से सुधारक रहे हैं जो इस तरीके से सामाजिक नीति में अपनी भूमिका निभाए हैं। तो राजा राम मोहन राय का नाम एक आता है। ठीक है, मैं नाम बोल देता हूँ, बाकी आप लोग जानते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम लिख देता हूँ, है ना। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कर देता हूँ, केशव चंद्र सेन के बारे में, इन सब के बारे में आप जानते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिनको नहीं पता होगा, है ना। और भी विद्वान आते हैं, प्रार्थना समाज में आत्माराम पांडुरंग वगैरह हो गए, है ना, और भी आते हैं। ठीक है, इन सभी के बारे में आपको ध्यान रखें। मुख्य रूप से आप चाहे तो आप इन्हीं के बारे में ध्यान रखें, बट और भी जो है आप पढ़े हैं उसके बारे में वही चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न हमारे सामने ये है कि सामाजिक नीति का जो उद्विकास है उसके संपक्ष में अगर हम बात करें तो क्या क्या चीज़ें भूमिका बनती हैं हमारे सामने, है ना। तो मैं पहले एक बार आपको बता दूं, आपने नाम सुना है गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। Yes, गोपाल sir. कृष्ण गोखले महोदय की जब नाम आता है तो आपको मालूम होगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी सोसाइटी, हाँ, 1905। 1905। तो भारत में समाज कार्य की भावना प्राचीन काल से ही तो लोगों में रही है। तो लेकिन ब्रिटिश काल में जो है समाज सुधार के साथ जो है नीतियों का उद्विकास का प्रारंभ हुआ, है ना। अब ईसाई मिशनरियों के कार्य भी स्वीकृत किए गए थे। अब अच्छा, ईसाई मिशनरियों की अगर कार्य के बारे में स्वीकृति की बात करता हूँ मैं सामाजिक नीति के उद्विकास में, तो 1813 वाला जो चार्टर एक्ट है उसको रिलेट कर सकता हूँ मैं। Yes, sir. दो बातें आप यहाँ पे ध्यान रखिए। एक बात तो ये तय हो गई आपको कि भाई सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में क्या कहा गया कि आकांक्षाओं और प्रेरणाओं को इस प्रकार विकसित किया जाए कि सभी का कल्याण हो सके या उसका वृद्धि हो सके, और ये बात सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में कहा गया जो सोशल पॉलिसी को रिलेट करा है। दूसरी बात आपसे ये कही गई है इसमें कि जो ईसाई मिशनरियों के जो कार्य थे उनके कार्यों को एक्सेप्ट किया गया, और वो एक्सेप्ट जो करने की बात मैं आपसे करता हूँ तो 1813 का चार्टर एक्ट आ जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब
इन्हीं के ईसाई मिशनरियों के बढ़ते जो प्रभाव थे, इन्हीं के कारण से भारतीय मनोवृत्तियों में अनेक प्रकार की सामाजिक बुराइयां थी, जैसे सती प्रथा हो गई, विधवा पुनर्विवाह हो गया इत्यादि थी। तो इन्हीं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया और इनको दूर करने का प्रयास किया गया। तो उस समय अगर हम बात करते हैं सामाजिक नीति में, तो विलियम बेंटिक का नाम आप लोगों ने सुना भी है। उन्होंने एक अधिनियम पारित किया 1829 में, है ना, जो सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था। ये बात आपको अच्छे से मालूम है, मैंने पहले भी बता रखा सती प्रथा के बारे में, है कि नहीं। तो ये चीज़ आप नोट यहाँ पे कर सकते हैं। आपको एक नाम और भी पता है सर्वोदय के बारे में। सर्वोदय जो शब्द रहा यहाँ सामाजिक नीति को रिप्रेजेंट करने वाला, वो शब्द रहा महात्मा गांधी जी का। सबका कल्याण की अवधारणा इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। कहा कि भाई व्यक्ति के चौमुखी विकास पर बात की जाए, और वही सर्वोदय शब्द बना, है ना। तो व्यक्ति का जो है सुधार चाहता था, वो बेसिकली बना सर्वोदय शब्द बना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। फिर हालांकि आपने नाम सुना है केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के बारे में। सन 1953 में दुर्गाबाई देशमुख महोदय ने इसकी स्थापना कर दी और समाज के कल्याण के बारे में इन्होंने जिक्र किया। तो वो भी पार्ट अगर हम बात करें सोशल वेलफेयर, क्या है, समाज कल्याण क्या था, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, तो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसमें जो है इनकी भूमिका हमें देखने को फिर मिलती है। ठीक है, इन चीज़ में आपको समझे रखना है इसके बारे में। हालांकि कई ऐसी भारतीय संविधान और पंचवर्षीय योजना के माध्यम से भी किया गया है, ऐसी बात नहीं है। अभी मैं आर्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा जिक्र करूंगा कि भाई कौन कौन से आर्टिकल्स थे जो इसकी भूमिका देखने को मिली है यहाँ पर। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं सर आप? नहीं सर। चलो फिर हम बात करते हैं अगले पॉइंट पर, नीति निरूपण की प्रक्रिया में। बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है नीति निरूपण। नीति निरूपण की बात अगर जब हम करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, बात को समझिए। केवल कोई नीति के निर्माण और उसके क्रियान्वयन के लिए संपूर्ण प्रक्रिया नीति निरूपण प्रक्रिया कहलाती है। कोई भी अगर आप काम कर रहे हैं, लाइक मैंने आपसे कहा कि भाई ये लीजिए एक टास्क और उस पर आप एक्टिविटी करिए, तो आपने क्या किया कि नीतियों के निर्माण और उसके क्रियान्वयन की संपूर्ण क्रिया, बात को समझिए। मैंने कहा कि नीति आपने एक निर्माण किया, उस निर्माण को प्लस करिए इसमें, और फिर उस क्रियान्वयन का मतलब मैंने अभी कल भी आप लोगों से जिक्र किया था, आई थिंक याद है। क्रियान्वयन का मतलब, क्रियान्वयन किसी क्रिया को करने के परिप्रेक्ष्य में, है ना, मैनिपुलेट करने के परिप्रेक्ष्य में। तो वह एक सामाजिक प्रक्रिया, वो ये जो दोनों पार्ट हो रहा है, समाज नीति का निर्माण और क्रियान्वयन, ये जो दोनों काम हो रहे हैं, ये काम हो रहे हैं संपूर्ण प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में। अच्छा, संपूर्ण प्रक्रिया क्या है, गोल है, क्या है ये, लक्ष्य यानी गोल। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में जब ये काम होगा ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नीति निरूपण की प्रक्रिया बोलेंगे। काम, क्रिया को करना, तो नीति बना के काम कर दो, और ये नीति बना के काम करोगे तो संपूर्ण दृष्टिकोण से करना है। और संपूर्ण दृष्टिकोण का मतलब ये नहीं कि सारे गोल पे काम करना है, वही एक गोल संपूर्ण दृष्टिकोण में आता है। एक गोल के कई भाग होते हैं, छोटे छोटे भागों में डिवाइड होता है, तो उसे कार्य विश्लेषण कहते हैं, है ना। तो उसी के आधार पे होता है ये। बात समझ में आई, बताइए। जी सर। यस ये सर। आपको ध्यान रखना है। अब नीति निरूपण प्रक्रिया को जानते हो, ब्लैक बॉक्स कहा। इस प्रक्रिया को किस विद्वान ने ब्लैक बॉक्स कहा, मालूम है किसी को? ब्लैक नहीं। बॉक्स, इस नीति निरूपण की प्रक्रिया को ब्लैक बॉक्स कहने वाला था डेविड स्टोन ने। ये बात आप ध्यान रखेंगे, है ना। मतलब जो समाज की मांगों की नीतियों में बदल दे, जो समाज की मांग है, जैसे समाज में मांग है किसी चीज़ को, भाई जागरूकता की मांग है ना, इतने सारे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, लोग जागरूक नहीं हो रहे, उसकी मांग है एक प्रकार से। मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो अब उसी मांगों को एक नीति में बदल दो, एक पॉलिसी के माध्यम से बदल दो, है ना। पॉलिसी में नियम होते हैं, अगर ये काम करोगे तो ठीक चलेगा भाई, अदरवाइज फिर आपका वो डिमोशन हो जाएगा आपका, या आपको निकाल दिया जाएगा जॉब से, तो भ्रष्टाचार खत्म होगा। तो अगर यही जागरूकता के परिप्रेक्ष्य में जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर उसको बना दो नीति, तो बदल गई, और वही प्रक्रिया बनी ब्लैक बॉक्स। और ये कहने वाला कोई विद्वान था तो डेविड स्टोन था। बस इतनी चीज़ आप नीति निरूपण की प्रक्रिया को ध्यान रखें। फिर कहता है कि नीति निरूपण को निर्धारित करने वाले कुछ एलिमेंट होते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं, यानी कुछ घटक होते हैं, तत्व होते हैं इसको। अच्छा, देख सकते हैं आप वो कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं,
आप बता सकते हैं मुझे? नीति निरूपण को निर्धारित करने वाले तत्व या घटक। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं तो कई कंपोनेंट हो सकते हैं। लोक नीति जानते हैं आप लोग? लोक नीति आप लोग जानते हैं क्या होता है? लोक नीति, लोक नीति बोला करें। पब्लिक पॉलिसी क्या होती है? नहीं पता। सुनो, आवाज़ जा रही मेरी कि नहीं? पता चले मैं लेफ्ट वो हो जाऊँ, नेटवर्क चला जाए थोड़ा। देखो, वह नीति जिसके अनुसार राज्य के, वह नीति है जिसके अनुसार राज्य के प्रशासनिक कार्यपालक अपना कार्य करते हैं। अब बताइए, समझ में आया? लोक नीति को सार्वजनिक नीति बोल सकता हूँ? बिल्कुल हाँ बोल सर। सकता हूँ। भाई, इसका मतलब यही है कि राज्य के प्रशासनिक कार्यपालक जो अपना कार्य करता है, मतलब लोक प्रशासन लोक नीति को लागू करने और उसकी पूर्ति करने के लिए लागू की गई गतिविधियों के योग से है, वही क्या कहलाती है? आपकी लोक नीति कहलाती है। वही क्या कहलाती है? लोक नीति कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, लोक नीति गैर सरकारी क्षेत्रों से भी प्रभावित हो सकती है, सरकारी क्षेत्रों से भी प्रभावित हो सकती है ना? इस बात को आप लोग खासकर ध्यान रखेंगे। और लोक नीति को जो है उसकी प्रकृति के आधार पे 3 भागों में डिवाइड भी किया गया। वो एक था प्रतिबंधात्मक बोला गया, और दूसरे को नियामक बोला गया, तीसरे को सुविधाकारी बोला गया। क्या बोला गया? सुविधाकारी बोला गया। तो ये 3 टाइप बने भी थे। लोक नीति के 3 टाइप होते हैं। इन तीनों टाइप से आप काम कर सकते हैं लोक नीति में, ठीक है। उद्देश्य इसका यही है कि समाज को बेहतर जीवन जीने के लिए बनाना है और वस्तुओं और सेवाओं के वितरण को बनाए रखना महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये बात यहाँ पर कही गई थी लोक नीति में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। दूसरा एलिमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर। दूसरा एलिमेंट यानी तत्व में बात करूँ, आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति बहुत इजी है और आप इसे समझ भी सकते हैं अच्छे से। नीति निरूपण की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित भूमिका निभाती है। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन की बात करती है। सिंपल शब्द है केवल, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन जब भी शब्द आता है तो आप सीधा सा लगाइएगा नीति निरूपण की प्रक्रिया के अंतर्गत ये एक एलिमेंट तत्व है, ठीक है, एक तत्व है। इस नीतियों को प्रभावित करती है। तो आर्थिक स्थिति भी है ना, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन भी। एक पॉइंट आता है नवप्रवर्तन। नवप्रवर्तन ये नवप्रवर्तन क्या होता है? नवप्रवर्तन नवीन खोज, नया परिवर्तन। हाँ, नए सिरे से बात चलाना। मैं ये बात कह सकता हूँ, नए सिरे से बात चलाना, है कि नहीं? इसका तात्पर्य ये हुआ कि नया करना, नया बनाना, समझ रहे हैं? नया अंदाज, नई सोच कह सकते हैं ये सब, है ना। आदि से वर्तमान युग में मनुष्य की बात अगर हम करें तो वो बेसिकली कल्पना की भांति नव उत्पादन, तैयारी और नवीनीकरण के लिए तत्पर रहता है आज के समय में। तो ये बात सत्य है। नीति निरूपण में ये एक एलिमेंट है, एक तत्व है नव प्रवर्तन का, है ना। नई चीज़ों खोजना, खोज कह सकते हो आप एक प्रकार से, है ना। नीति निरूपण की प्रक्रिया में बहुत अहम भूमिका होती है ये, ठीक है। क्रियान्वयन में परोक्ष तरीके से, प्रत्यक्ष तरीके से ये प्रभावित करता है, ठीक है। एक और पॉइंट नोट करेंगे, तकनीकी परिवर्तन। तकनीकी परिवर्तन क्या हो सकता है? तकनीक परिवर्तन बताएं जरा एक बार। तकनीक परिवर्तन बताइए। तकनीकी परिवर्तन मतलब टेक्निक चेंजेस हैं,
हम यही कह सकते नए हैं। तरीके। देखिए, तकनीक परिवर्तन का मतलब सर ये हुआ, आधुनिक युग में तेजी से, जैसे अगर मैं बात करूँ, तकनीकी नवाचार पूरे इतिहास में हुआ है। अब आधुनिक युग में, आधुनिक युग का मतलब होता है आज का युग, तो तेजी से बढ़ रहा है, प्रौद्योगिकी को विकसित किया जा रहा है, और पुराने के साथ जो है सह अस्तित्व में उन्हें बदलने से पहले की बात हो जा रही। मतलब एक प्रकार से अगर मैं आपसे कहूँ, नए तरीके से। मे- मेरे पहले पास कुछ ज्ञान था और आपने कुछ ज्ञान दिया मुझे, मैंने पुराने वाले ज्ञान में अपने आपके वाले ज्ञान को जोड़ कर दिया, है ना, जोड़ कर उस चीज़ को बताया, तो वो प्रक्रिया एक प्रकार से क्या कराती है, तकनीकी परिवर्तन कराती है। मैंने अपने टेक्निक में परिवर्तन कर दिया, अपने टेक्निक में परिवर्तन कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, उन चीज़ों को हम यहाँ पर रिलेट कराते हैं, तकनीकी परिवर्तन, है ना। तो ये बात समझ में आई, तकनीकी के आयाम हो गए, उपयोग हो गए, है ना। नीतियों के स्वरूप में अगर हम बात करें तो निरूपण में एक अहम भूमिका मानी जाती है। एक इच्छा समूह होता है, तो रणनीति के समांतर इच्छा समूह का दबाव समूह होता है। कितने लोग जानते हो दबाव समूह? दबाव समूह, किसी के दबाव में आके कार्य करना। एडोकेसी ग्रुप बोलते हैं इसको सर। दबाव समूह के संदर्भ में अगर मैं बात करूं ना, जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति, राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उसकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है, और उसे संगठन को दबाव समूह कहेंगे, उसी संगठन को दबाव समूह कहेंगे। तो जो दबाव समूह है, इच्छा का समूह एक दबाव समूह है। इच्छा का समूह क्या है? एक, दबाव समूह। हाँ बस, दबाव। और दबाव समूह किसे कहते हैं, ये बात आप जानते हैं कि जब कोई संगठन अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए, जब कोई संगठन, मान लीजिए आपका कोई संगठन है और आपके संगठन में सदस्य हैं, उन सदस्यों का आप हित चाहते हैं, अब उन्हीं हितों के लिए राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक सत्ता का मतलब अधिकार, को प्रभावित करता है और इसी की पूर्ति के लिए दबाव डालता है, तो उसी संगठन को हम क्या बोलेंगे, दबाव समूह है। तो यहाँ बात संगठन का है, पता चले कि आप लोगों के जो सदस्य हैं उनको बोल रहे हो दबाव समूह, वो बदल रहे हैं, ऐसा नहीं है। संगठन के वजह से बन रही दबाव समूह, संगठन में राजनीतिक सत्ता लागू हो रही है, तो सदस्य पर कोई मतलब सदस्य कोई नहीं प्रभावित होगा, प्रभावित अगर होगा तो संगठन होगा, और संगठन प्रभावित हो तो ऑटोमेटिक सदस्य प्रभावित हो जाएंगे। अब आप ये मत कहिएगा कि ग्रुप में जो संगठन में जो सदस्य लोग हैं वो एक एक करके प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, संगठन प्रभावित होगा वो ऑटोमेटिक बन जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न में बनता है समूह को कहेगा, तो समूह कहेगा तो आप उसको एलिमेंट करिएगा, संगठन कहेगा तो बढ़िया रहेगा। व्यक्ति भी ऑप्शन में कह सकता है, तो व्यक्ति भी आप एलिमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, संगठन जरूर ध्यान रखेंगे केवल इस शब्द में। अच्छा। ठीक है, क्लियर हो गया? तत्व को भी एक एक पॉइंट में मैंने आप लोगों को समझाया है। ठीक है, अच्छा। हाँ, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों पर जिक्र करते हैं। नीति निरूपण की प्रक्रिया का चरण होता है। अब नीति बना रहे हो, निरूपण कर रहे हो, तो उसके लिए कुछ स्टेप होते हैं, बिना स्टेप के काम नहीं होता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, 7 चरण थे, विद्वान एक थे, उनका नाम मैं यहाँ पर बताता हूँ। नीति निरूपण के कितने चरण थे? 7 चरण थे। वेरी गुड। अब इन्हीं 7 चरणों को अगर कोई बनाया तो उनका नाम था हाउलैट महोदय। हाउलैट विद्वान थे। इन्होंने, आपको बताऊं, 5 चरणों में विभाजित किया, लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा कि 7 चरण होते हैं। इनके अनुसार बताया गया 5 चरण। अभी 7 चरण कौन कौन से थे मैं बताऊंगा, पहले इनके अनुसार सुनिए। एक होता है एजेंडा का निर्माण। आपने शायद इस प्रश्न को देखा भी है, नाम से नहीं आया हुआ था। ठीक है, कभी कभी जानते हैं आप लोग, पूछ लेता है संविधान, संगठन का, नोट करिएगा क्वेश्चन याद रखो, संगठन के निर्माण में 5 चरण बताइए। और बच्चे बड़े कंफ्यूज थे, उस ऑप्शन में संविधान सभा लिखा हुआ था, संविधान लिखा हुआ था, बड़े कंफ्यूज थे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक एजेंडा निर्माण होता है ना, एक एजेंडा निर्माण होता है। दूसरा निरूपण होता है, दूसरा निरूपण होता है। तीसरा क्रियान्वयन होता है, तीसरा क्रियान्वयन होता है। चौथा मूल्यांकन होता है। 5वां समाप्ति होता है। ये होती है 5 एजेंडा, निरूपण। निरूपण का मतलब यहाँ जो लिखा है, मैं ब्रैकेट में निर्माण, निर्णय निर्माण लिख देता हूँ, निर्णय
निर्माण देता हूँ। अब समझ में आ गया ना, पता चले आप कंफ्यूज हो जाए। कॉपी पर नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, ये बताओ। जी तो सर, क्या बना बचे? रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया, ये एक एक पॉइंट बनाइए, क्योंकि मैं आपसे बता रहा हूँ ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल पॉलिसी यूनिट नंबर 7 से सवाल आएंगे आप लोगों को। अब सर ये एक लास्ट एक टाइम क्या लिखा है, समष्टि क्या लिखा? 5वां नंबर समाप्ति है सर, 5वां समाप्ति है। अब एक एक करके थोड़ा एक एक लाइन में समझ लीजिए। एजेंडा क्या हो सकता है, एजेंडा क्या हो सकता है। एजेंडा आपने सुना होगा, ऐसे ही भी हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, आपका एजेंडा क्या है, ऐसे ही बोलते हैं, है ना। तो इसका यस सर। मतलब एक प्रकार से थीम, आपने नाम सुना होगा थीम। किसी का कोई अगर काम करते हैं, अगर आप उसकी एक थीम क्या है वो डिसाइड होना ज़रूरी है, उस पर काम चलना ज़रूरी है ना। तो एजेंडा के अंतर्गत जो है ना, नीतियों को एक प्रकार से फ्रेमवर्क मिलेगा, एक प्रकार से रूपरेखा मिलेगा। तो निर्माण के दौरान यहाँ पे अगर आपको ध्यान रखना, ये कोई अगर आपने नीति बनाई, ऐसे देखो मैं बताऊँ आपको, नीतियाँ बहुत सारी बनाई गई हैं, बाल नीति, युवा नीति, वृद्ध नीति, और भी नीतियाँ हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नीतियाँ ऐसे ही बन गई हैं। नीतियाँ बनाने के लिए ये नियम लगाए गए थे। अब आप हाई फाई अगर मान लीजिए कहीं कोई पोस्ट पे पहुंच गए, तो नीति वगैरह बनाने के लिए ये आपको स्टेप पता होना चाहिए, है ना। और ये सोशल वर्क समझो एक प्रकार से मल्टीटास्क करता है। मल्टीटास्क का मतलब समझते हैं आप लोग ना, ऑलराउंडर समझ लो, ऐसे में सारी चीज़ों में निपुण। ऑलराउंडर। हाँ ऑलराउंडर। तो ये भी इनको पता होना चाहिए एक प्रकार से कि जो नीति बनाएंगे आप, जो रूपरेखा उसकी तैयार करेंगे, उसके विषय क्षेत्र का व्यापक अध्ययन करेंगे आप। फिर अच्छा ये भी नहीं कि व्यक्तिनिष्ठता पर बात करेंगे, आप वस्तुनिष्ठता पे। कभी भी नीति आप बनाइएगा ना, तो किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए मत बनाइएगा, सबके लिए बनाइएगा। तो इसलिए कहता है कि यहाँ पे वस्तुनिष्ठता का बल देता है। और मैंने कई बार आपको बताया भी हो, सोशल वर्क कभी भी व्यक्तिनिष्ठता पर बल ही नहीं देता, केवल बल देता है तो वस्तुनिष्ठता पर बल देता है। और व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ आप जानते हैं किसे कहा जाता है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, निरूपण आता है। निर्माण मतलब निर्णय निर्माण। अब देखिए ये दूसरा प्रमुख स्तर माना जाता है। इसके अंतर्गत ना निर्णायक जो पहलू होंगे उस पर हम क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। अब कोई चीज़ आपने बना दिया, अब बनाने के बाद उसे इम्प्लीमेंट कर दिया बिना किसी को दिखाए, तो हो सकता कोई गलती भी हो जाए। तो इसलिए कहा जाता है एक बार उसे रिचेक करवाओ, है ना, उसे एक बार रिचेक करवाओ। तो यानी पहलुओं को व्यापक तरीके से आप विचार विमर्श करो कि किसी भी समस्या के समाधान करने के लिए ये निर्णायक जो पहलू मैंने मेंशन किया है पहले पॉइंट में, यानी एजेंडा के दौरान में, क्या वो सही तरीके से बैठ रहा है या सही तरीके से उस पर लागू हो रहा है। यदि ऐसा है तो फिर करेक्ट बात है। तो यहाँ पर आप एक ऑब्लिक और चिन्ह लगा सकते हो, विचार विमर्श की प्रक्रिया भी लागू होगी। तीसरा क्रियान्वयन। भाई अगर कोई नीति को लागू करना, कोई नीति आपने बना दिया और उस नीति को लागू करना, वही क्रिया क्या कहलाती है, नीति का क्रियान्वयन कहलाती है। तो कोई चीज़ अगर मैं लागू कर दूंगा तो उसे क्या बोलूँगा, क्रियान्वयन बोलूँगा, है ना। तो यहाँ बेसिकली अगर जब जिक्र होता है क्रियान्वयन शब्द में, प्रशासन हो गया, सरकार हो गई, ये तंत्र हैं, इनके द्वारा निर्मित नीतियों को क्रियान्वित होने के बाद ही अपने प्रभाव को दर्शाती है। और ये बात जानते हैं आप लोग, जब लागू होगा तभी तो पता चलेगा कि भाई उसको उतना लाभ मिला, इतना उसको लाभ नहीं मिला। और ये बात क्रियान्वयन होगी तब होगी। और क्रियान्वयन मतलब एक प्रकार से क्रिया होना, क्रिया को चलना, और क्रिया चलना होना जो बताती है एक प्रकार से वो एक लागू को ही बताती है। वो किसको बताती है, लागू को ही बताती है। इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। किसी खास उद्देश्य को प्राप्त करना होता है, वही एक प्रकार से क्रियान्वयन कहलाता है। बात करते हैं अब मूल्यांकन की। तो क्रियान्वयन नीति में अगर हम बात करें, प्रभाव का अध्ययन करना चाहिए। भाई कितना प्रभाव पड़ा, कितना नीति सफल हुई, कितना नीति सफल नहीं हुई, ये बात हमें मूल्यांकन से ही पता चलेगा। यस या नो। यस यस सर। जब मैं अगर कोई क्वेश्चन करवाता हूँ और मान लो उसमें मुझे अगर पता करना है कि भाई इस टॉपिक में आप निपुण हुए, तो मुझे इसी से पता चलता है कि कितना सफल हुए, कितना असफल हुए। तो वो मूल्यांकन से पता चलता है, क्वेश्चन पेपर के माध्यम से। तो मेरा एक पैटर्न है क्वेश्चन पेपर, बाकी अलग अलग पैटर्न लागू हो सकते हैं, ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ अगर मैं बात करता हूँ समाप्ति, लास्ट में क्या होता है, समाप्ति। अब आप देखिए, अगर नीति समाप्ति उसकी सफलता और असफलता का द्योतक मानी जाती है। बेसिकली क्या हुआ कि अगर नीति असफल हुई,
अगर नीति वो असफल हुई तो पुनर्चक्रण यानी पुनः चक्र में चलना स्टार्ट हो जाएगी। और यदि वो सफल हुई नीति, अगर वो सफल हो गई तो भाई अगर खास उद्देश्यों की पूर्ति उसने कर लिया है तो बात ही खत्म। उद्देश्य की प्राप्ति के बाद क्या होना चाहिए भाई? बात खत्म, फिर समाप्त हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो नीतियों की समाप्ति जो है वस्तु स्थिति और परिस्थितियों के अनुकूल की जाती है। समाप्ति अनुकूल का मतलब ये हुआ कि अगर आप सफल हैं तो फिर ठीक है, और यदि सफल नहीं है तो फिर पुनर्चक्रण शुरू हो जाएगा आपका, पुनर्चक्रण शुरू हो जाएगा आपका। करेक्ट? ये बात समझ में आया? बताइए। यस सर। हाँ, तो ये नीति निरूपण के चरण हैं जो हाउलेट के द्वारा दी गए थे। जो है 5 चरण बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, इस चीज़ को आप खासकर ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग जिक्र करेंगे। और अगली पॉइंट हमारे सामने क्या है देखते हैं। देखिए अगली पॉइंट है उपागम। अच्छा, उपागम है, 1 मिनट देख लेते हैं। और उसके बाद क्या है, उपागम के बाद राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है। फिर उसके बाद आपका ना एक क्लास और होगी, ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना? तो आज के लिए ये इतना ही रख लीजिए आप लोग, है ना? ठीक है, शाम की जो क्लास होगी 6:30 वाली, उसमें कवर कर दूंगा। ठीक है? जी Yes, सर। sir. पता चला कि अभी आप लोगों को सब ऊपर से चला जाए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी मैंने जो पढ़ाया है, जो बताया है, एक बार उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लो, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इसमें एक एक शब्द इम्पोर्टेंट है। 1 घंटे की जो क्लास मैंने लिया है, ऐसा कोई टॉपिक पर मैंने बात ही नहीं किया जो प्रश्न विगत वर्षों में ना पूछा गया हो, है ना? सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, चलो। Yes, sir.